प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से की फोन पर बातचीत। दोनों देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति की हुई समीक्षा। पीएम मोदी ने स्वीकार किया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का न्योता। 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होगा सम्मेलन। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में अहम विधायी कामकाज। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी अध्यादेश के बदले लाए गए विधेयक को लोकसभा ने किया पारित। बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। राज्यसभा में पारित हुआ प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण बिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को दिखाई हरी झंडी। सर्वे के खिलाफ दाखिल अंजुमन इंतजामिया समिति की याचिका को किया खारिज। शुक्रवार से होगा परिसर का सर्वे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर भी होगी सुनवाई। मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सरकार ने बनाया है पोर्टल। कोई भी व्यक्ति मिट्टी या मिट्टी के दिए के साथ कर सकता है सेल्फी अपलोड। 7,500 कलश में मिट्टी लाकर दिल्ली में अमृत वाटिका होगी स्थापित। एक और आपराधिक मुकदमे में अदालत के समक्ष पेश होंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने की साजिश के मामले में जज मोक्सिला उपाध्याय की अदालत में पेशी। अदालत में हाजिर होने से पहले अधिकारियों के सामने करेंगे आत्मसमर्पण। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरू किया अभियान। पहले ही मैच में चीन को 7-2 से दी मात। पूरे मुकाबले में शुरू से अंत तक रहा भारत का दबदबा। जापान से अगला मैच खेलेगी भारतीय टीम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटेमेला सिरिल रामाफोसा के साथ फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया, जिसमें 2023 में मनाई जा रही द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ का संदर्भ भी शामिल है। सिरिल रामाफोसा ने 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बताया कि वो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग की अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने इसके अलावा आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने G20 की वर्तमान अध्यक्षता के तहत भारत की पहलों का पूरा समर्थन किया और कहा कि वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लाए गए विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र को दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का अधिकार हासिल है। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने वेल में आकर कागज फाड़ा, जिसके बाद उन्हें मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की
ये हुंकार बता रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विधेयक के पास होने को लेकर कितना आश्वस्त थी। गुरुवार दोपहर बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की सदन में मौजूदगी के साथ ही दिल्ली में अध्यादेश के बदले लोकसभा में पेश किए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली से जुड़े विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। आम आदमी पार्टी पर करारा वार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपका मकसद सेवा नहीं बल्कि बंगले का भ्रष्टाचार छुपाना है। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। कांग्रेस, टीएमसी सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल के विरोध में अपने तर्क रखे तो बीजेपी की ओर से बिल का समर्थन किया गया। In the ruling, the Constitution bench held that although Delhi could not be accorded the status of a state, the concept of federalism could still apply to it. असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया और साफ कहा कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। अध्यादेश के बदले लाए गए इस बिल को अब लोकसभा ने पारित कर दिया है। साथ ही बिल के विरोध के लिए लाया गया विपक्ष का प्रस्ताव भी खारिज हो गया है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जिस तरह से लोकसभा में बीजेडी का समर्थन एनडीए सरकार को मिला है, उससे इस बिल के राज्यसभा से भी पारित होने की राह आसान हो गई है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विधेयक पारित होते वक्त विपक्ष के पास कोई उत्तर नहीं था। सन्नाटा छा गया विपक्ष में, पूरी तरह से सन्नाटा था। एक बात का भी उत्तर कोई विपक्ष में से नहीं दे पाया क्योंकि जवाब नहीं था। सच एक बार फिर देश के सामने आया। जैसा कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, तो वही हुआ कि सत्य देश के सामने भी आया है और कानून बनाने का अधिकार कैसे भारत सरकार के पास है वो भी सामने आया है। और किस तरह से विपक्ष ने अपनी राजनीतिक और ओछे हथकंडों को लेकर सदन के 15 दिन खराब किए। जो लोग चुने जाते हैं सदन के अंदर बोलने के लिए, वो चर्चा से लगातार भागते रहे क्योंकि ना उनके पास मणिपुर पर कोई जवाब था, ना दिल्ली के अधिनियम पर कोई जवाब था। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने से दिल्ली की जनता राहत की सांस लेगी। आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं उन्होंने तो बहुत अभद्रता की है, बहुत दुर्व्यवहार किया, कागज़ फाड़ के अध्यक्ष जी के आसन पर फेंका और उनको तो अभी पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अध्यादेश पास हुआ और मैं देख रहा था कि जो एनडीए में नहीं है उन लोगों ने भी अध्यादेश का समर्थन किया और दिल्ली की जनता आज बहुत राहत की सांस ले रही है क्योंकि
भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को, गरीबों के विरोधी अरविंद केजरीवाल को, झुग्गी वासियों को उनका घर न देने वाले अरविंद केजरीवाल को, एक भी नया स्कूल न बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को, बाढ़ में लोगों की रक्षा न करने वाले अरविंद केजरीवाल को अब उनकी दिल्ली में खैर नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली सेवा विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध के नाम पर सियासत में आने वाली पार्टियां गलबहियां कर रही हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने एसपी सिंह बघेल से विशेष बातचीत की। हमारे साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं, आम आदमी पार्टी और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि सरकार ने गलत किया है और इस विधेयक को लाकर एक चुनी हुई सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। देखो, दिल्ली जो है अन्य राज्य की बात नहीं है। एक संघ ऊपर से ये राजधानी क्षेत्र है और शुरू से यही विपक्ष के लोग संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट को ये पावर दिए थे। दूसरी बात है कि इनको डेमोक्रेसी या जनहित या दिल्ली हित की बात नहीं है। जो गठबंधन एक शेप ले रहा है उसमें दरार ना जाए, क्योंकि केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को थ्रेट किया है, जो बड़ी पार्टी विपक्ष की सबसे, उसको साफ कहा है कि अगर इस पर हम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस को हटा के जो पार्टी आई है पंजाब में और दिल्ली में, वो लोग आजकल गलबहियां कर रहे हैं। बिल तो पास हो गया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, उन्होंने कागज़ फाड़कर आसन की तरफ लहराया और उनको निष्कासित कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में इन बातों के लिए कोई जगह है कि हम आचरण जो है, सांसदों को अपना आचरण ठीक रखना चाहिए? हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखों को फारसी, ये कहीं और कहीं घटना हुई होती तो कहा जाता कि प्रेजुडिस होके कर रहे हैं। पूरे देश ने और विश्व ने आप लोगों की चैनल के खासतौर से डीडी के माध्यम से भी देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने आकर के बिल को फाड़ करके और आसन की तरफ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खराबी आई, और ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। उनको चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन आज अनुशासन हिंद की अंतहा होते हुए और आसन के प्रति अवमानना का ये केस है। तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री ने प्रस्ताव रखा, ध्वनिमति से पास हुआ और माननीय स्पीकर महोदय ने उनको इस सत्र के लिए निलंबित किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एसपी सिंह बघेल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनका कहना है कि डेमोक्रेसी में ऐसी घटनाएं जो हैं वो होनी नहीं चाहिए और गृह मंत्री ने एक अच्छा बिल लाकर देश को एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। गुरुवार को भी संसद में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, लेकिन विधायी कार्य भी हुआ। राज्यसभा के सभापति द्वारा सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद उच्च सदन में विधेयकों पर चर्चा देखने को मिली और खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण बिल 2023 पारित कर दिए गए। संसद के दोनों सदनों में मौजूदा सत्र में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। हालांकि हंगामे के बीच सरकार अहम कामकाज भी निपटा रही है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई, जिसके बाद प्रश्नकाल थोड़ी देर ही चल पाया और सदन 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा हो, इसको लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता अपने अपने तर्क रखते नजर आए। The issue is the people of this country want to hear us on Manipur. We as an opposition, all of us, including our respected leader, sir, we want this discussion on Manipur. We are not here to show ego or arrogance. I will appeal through you to the leader of the house. Manipur, sir, needs care, needs healing, needs to listen to the voice of consolation. This government from day one has been keen for a debate on Manipur. We stand with the people of Manipur. We believe that a good debate is in the interests of all sections of society and the country. हालांकि राज्यसभा में शून्यकाल पूरा चला और प्रश्नकाल में भी अहम सवालों के जवाब भी संबंधित मंत्रियों ने दिए। दोपहर 1 बजे राज्यसभा के सभापति ने सत्ता और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक भी की, लेकिन 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया गया और राज्यसभा से अहम बिल चर्चा के बाद पारित किए गए। उच्च सदन ने चर्चा के बाद अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल 2023 पारित कर दिया।
इसके बाद सदन से प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण बिल 2023 भी पारित कर दिया गया। बिल के तहत नियतकालिक पत्रिकाओं और किताबों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। प्रकाशक या मुद्रक अपने आवेदन सीधे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होगी और लगने वाले समय की काफी बचत भी होगी। विदेशी पत्रिकाओं को देश में हूबहू प्रकाशित करने से पहले केंद्र की अनुमति लेना जरूरी होगा। अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के पत्रिकाएं छापेगा उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 2004 से 2014 के स्पेशली के बीच में नया घोटाला क्या आया है वही देखते थे, लेकिन इस 9 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में वेदर इट इज इन द मिनरल सेक्टर, whether it is in the coal sector or any sector of the government of India or government, there is no allegation of corruption। तो घोटाला का तो छोड़ो, एक करप्शन एलिगेशन भी अभी तक लगा नहीं पाए। ये सिंपल भी है, स्मार्टर भी है, साइमल्टेनियस प्रोसेस भी है और ऑनलाइन हम इसको करके जो 8 चरण पे इसकी आपको स्टेप्स लेने पड़ते थे समाचार पत्र या पत्रिका को रजिस्टर कराने के लिए, अब 8 चरण नहीं होंगे, केवल 1 स्टेप पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उधर दोपहर बाद लोकसभा में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 भी पेश किया गया। इस बिल को पेश करने का कई विपक्षी दलों ने विरोध भी किया और इसे फिर से संसदीय समिति को भेजने की मांग की। ये बिल डिजिटल डेटा की सुरक्षा से जुड़ा है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। इसके ऊपर जो भी पॉइंट अभी मान्यवर सदस्यों ने रखा है, चाहे पुट्टुस्वामी जजमेंट से संबंधित हो, चाहे कॉम्पेंसेशन से संबंधित हो, मान्यवर चेयरपर्सन सर, हर एक विषय पे डिटेल में डिबेट करने के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा में इसके बाद दिल्ली अध्यादेश के बदले लाए गए बिल पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी संचालन के लिए अपने आसन पर दिखे। गौरतलब है कि संसद में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दल भले ही अपने रुख पर कायम हैं, लेकिन राज्यसभा में उनके बॉयकॉट से अहम बिलों को सदन से पारित कराने में मदद मिली है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि मॉनसून सत्र के बाकी बचे दिनों में संसद के दोनों सदनों में कामकाज की रफ्तार और तेज होगी। सत्ता और विपक्ष के बीच अहम मुद्दों को लेकर सहमति बनेगी, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। पार्लियामेंट टीम, टीडी न्यूज़। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा सर्वे होगा। ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। शुक्रवार को परिसर का सर्वे होगा। उधर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शुक्रवार को इस याचिका की भी सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर सबकी नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी थी। गुरुवार की सुबह ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया। चीफ जस्टिस की ओर से फैसला आने के बाद ये साफ हो गया कि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाई कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का पालन हो। हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। कोर्ट ने सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर के आसपास पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन होगा। एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन की तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा।
तमाम पक्षों ने जहां फैसले का स्वागत किया तो वहीं अब मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच यूपी सरकार ने भी फैसले का स्वागत किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई न की जाए। दरअसल वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे का आदेश जारी किया था। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का काम पूरा कर 4 अगस्त को रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया था। जिला कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का कार्य शुरू किया था। सर्वे का कार्य शुरू होते ही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पे तत्काल रोक लगाते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला आ गया है। माना जा रहा है कि सर्वे का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। वाराणसी से हरिकेश और रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद अब हालात नियंत्रण में हैं। प्रशासन हिंसा में शामिल लोगों पर तेजी से शिकंजा कस रहा है। हिंसा के 19 आरोपी 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़काने वाले तत्वों की भी जांच की जा रही है। हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। शांति बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिलों और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उपमंडलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित की गई हैं। हालांकि गुरुवार दोपहर इसमें 3 घंटे की ढील दी गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की करीब 14 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं, जबकि हरियाणा पुलिस की भी 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा में शामिल लोगों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने गुरुवार को हिंसा के 19 आरोपियों को अदालत में पेश किया। इन सभी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया के भड़काऊ तत्वों की जांच में भी जुटी हुई है। ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट्स की जांच की जा रही है जिनमें अफवाहें फैलाई गई हों। हरियाणा सरकार ने विशेष सचिव गृह की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली समिति गठित की है जो सोशल मीडिया के भड़काऊ तत्वों पर नजर रखेगी। उधर इस मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के एक विधायक ने उकसाने वाला बयान दिया। उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो फेसबुक पोस्ट सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आई। सोमवार को हिंसा के बाद प्रशासन ने फौरन हरकत में आते हुए स्थिति सामान्य बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। एहतियाती उपायों की वजह से न केवल हालात पटरी पर लौटे बल्कि हिंसा में शामिल लोगों पर भी तेजी से शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। फिर चाहे बात बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी में छुपे भ्रष्टाचार की बात हो या कानून व्यवस्था और महिला अपराधों की बात। सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म की विभिन्न घटनाओं को सामने रखकर राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग की। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों 2 शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, राजेंद्र गुढ़ा और उनकी लाल डायरी। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक किए तो बीजेपी ने फिर से गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाल डायरी में छुपे भ्रष्टाचार की घटनाओं को बोफोर्स घोटाले जैसा बताया। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई, और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं, उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि बुधवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के पेज जारी कर दावा किया है कि इन पन्नों में सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। बीजेपी का कहना है कि अभी तक एक ही लाल डायरी सामने आई है। राजस्थान सरकार के विभिन्न घोटालों को लेकर जल्दी रंगीन डायरियां सामने आएंगी और फिर कई कांग्रेस के नेता छिपने को मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार के हर स्तर पर बैठे हुए लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। भ्रष्टाचार के आचरण की अगर ठीक से जांच हो तो शायद ये श्रृंखला और लंबी होकर के कांग्रेस पार्टी के आधे नेता जेल में पहुंचेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही हो और उसके बीच में एक विधायक जा करके मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, वो खुद सदन के पटल पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि वो छीन करके लेके आओ, मैं नेता था, मेरे नेता का आदेश था, इसलिए मानना मेरी मजबूरी थी। उधर कानून व्यवस्था के मसले पर भी बीजेपी गहलोत सरकार को घेर रही है। राजस्थान से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हमेशा शांति प्रिय और महिलाओं का सम्मान करने वाला राज्य रेप कैपिटल बन गया है। जो मुख्यमंत्री है वो वहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार कम से कम 20 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में, महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं, आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है। ये एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। नरसिंहपुरा गांव से लापता हुई एक नाबालिग लड़की की हत्या कर उसे जला दिया गया। पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया पता चलता है कि नाबालिग लड़की की हत्या कर उसे जलाकर मार डाला। राजस्थान बीजेपी ने भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर उसे जलाकर मारने की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। गौरतलब है कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी कानून व्यवस्था और महिला अपराधों के मसले पर राज्य की गहलोत सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। मंगलवार को बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में महाघेराव का आयोजन किया। शैलेश मिश्रा और रजनी त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है। कोई भी व्यक्ति मिट्टी या मिट्टी के दिए के साथ सेल्फी अपलोड कर सकता है। देश के हर क्षेत्र की मिट्टी को इकट्ठा करने वाली एक अमृत कलश यात्रा का भी आयोजन होगा, जिसके तहत 7,500 कलश में मिट्टी लाकर दिल्ली में अमृत वाटिका स्थापित होगी। बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की विरासत से समृद्ध राष्ट्र मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस अभियान की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य उन हमारे नायकों के वीरतापूर्ण बलिदान को नमन करना है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीरों का वंदन, क्योंकि जहां और उन गांवों में जो भी वीर जो आज उपस्थित है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हों या जो सर्विंग या रिटायर्ड मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो लोग हैं, उनका भी वंदन इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इस अभियान में बड़े पैमाने पर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस पर कोई भी व्यक्ति मिट्टी या मिट्टी के दिए के साथ सेल्फी अपलोड कर सकता है। इस दौरान विकसित भारत के निर्माण में जुटने का संकल्प लिया जाएगा। अभियान के तहत गांव, ब्लॉक और नगरों में कई कार्यक्रम होंगे। वीरों के बलिदान की स्मृति वाली पट्टिकाएं भी इस अभियान का प्रमुख हिस्सा होंगी। युवा कार्य विभाग की एक वेबसाइट है yuva.gov.in, उसी पर एक वेब पेज बनाया गया है मेरी माटी मेरा देश.gov.in। इस वेब पेज के माध्यम से हमने सारी सूचना राज्यों के साथ
स्थानीय निकायों के साथ, पंचायतों के साथ साझा की है। देश के हर क्षेत्र की मिट्टी को इकट्ठा करने वाले एक अमृत कलश यात्रा का भी आयोजन होगा। इसके तहत 7,500 कलश में मिट्टी लाकर दिल्ली में अमृत वाटिका स्थापित की जाएगी। प्रसार भारती ने इस अभियान के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रसार भारती की ओर से आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो भी गांव-गांव में और नगरों में कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी कवरेज करने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। देश की आज़ादी के वीर नायकों को नमन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान बड़ी पहल है। यह अभियान आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहे एकजुट और सशक्त राष्ट्र द्वारा अपने वीरों को श्रद्धांजलि है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीजी न्यूज। विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के युवाओं ने नो इंडिया यानी भारत को जानो कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली में डीडी न्यूज़ का दौरा किया और प्रसार भारती के समाचार और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण और उससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रतिनिधिमंडल में करीब 15 देशों के 60 युवा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने दूरदर्शन के समाचार कक्ष और स्टूडियो का भी भ्रमण किया और वहां कार्य कर रहे संपादकों और तकनीकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल के दूरदर्शन आगमन पर दूरदर्शन समाचार के संयुक्त निदेशक अरविंद जैन ने उनका स्वागत किया और दूरदर्शन समाचार से जुड़ी जानकारियां दी। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए आकाशवाणी के अपर महानिदेशक डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी ने प्रसार भारती के प्रसारण से जुड़े उद्देश्यों और उसकी विश्वसनीयता को रेखांकित करते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कोविड जैसी असामान्य स्थितियों में प्रसार भारती द्वारा जन जागरूकता और सरकार के स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों को आम नागरिकों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने दूरदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने दौरे को सार्थक बताया और कहा वो भविष्य में अपने अपने देशों में भी अब प्रसार भारती के कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल में अफ्रीकी देशों विशेषकर मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के युवा शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अंगदान दिवस के मौके पर गुरुवार को अपने अंगदान की स्वीकृति प्रदान की। प्रोफेसर बघेल ने बताया कि उन्होंने दिल, किडनी, फेफड़ा समेत अनेक अंगों को दान करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जीवन बचाने के लिए लोगों को अंगदान करना चाहिए। वेबसाइट है हमारी, उस पर हमने अपने को पंजीकृत किया और आज से ही मृत्यु उपरांत अपना हृदय, लीवर, किडनी, फेफड़े, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, बोन्स, टिश्यूज और स्किन, आईज, इनको मैंने देश हित में दान कर दिया। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर दूरदर्शन समाचार दिल्ली के कर्मियों ने समाचार कक्ष में अंगदान की प्रतिज्ञा ली। डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सभी कर्मियों के साथ अंगदान प्रतिज्ञा ली। इसमें सभी ने ज़रूरतमंदों को नया जीवन देने के लिए अंगदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्व बैंक डिजिटल इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया। उन्होंने भारत में नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हासिल की गई सफलता को बताते हुए कहा कि भारत 2026 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने सड़क विक्रेताओं जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक बनाने में मदद की है, जो अब डिजिटल भुगतान और माइक्रो क्रेडिट का उपयोग करते हैं। यूपीआई और आधार जैसी पहलों द्वारा लाए गए परिवर्तन ने न केवल शासन में सुधार किया है बल्कि एक जीवंत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाया है। उन्होंने कहा कि जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी को लागू करने में भारत की सफलता ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं और शासन को डिजिटल बनाने के इच्छुक अन्य देशों की रुचि को आकर्षित किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंडिया स्टेनलेस स्टील एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने किया। ये कार्यक्रम 5 अगस्त तक चलेगा। इसमें देश विदेश की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। 150 से ज़्यादा कंपनियां और लगभग 10,000 डेलीगेट्स भी शामिल होंगे।
केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री के विशेष वीडियो संदेश से शुरुआत के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण के पीछे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी दृष्टिकोण में बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही बालिका स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा है। One needs to recognize that pre-2014, before Prime Minister Modi came to office, there were issues plaguing the female gender, but they were not mainstreamed politically ever. For instance, there was conversation about women who wanted to start enterprise but had no access to capital or credit. There were conversations about challenges with regards to women's health, especially issues like cancer of the cervix, breast cancer. One presumed that there is societal pressure so that these issues don't get discussed in urban India, especially if it's an urban slum. When Prime Minister Modi in 2014 spoke about sanitation, and he first gave emphasis to building toilets for young girls in schools, he gave a time limit within which his government, along with state governments, will build that toilet. Now imagine a Prime Minister speaking about toilets for young girls. One may, and at that time I do remember many people were a bit taken aback. Why would a Prime Minister from the Red Fort, the ramparts of it, on Independence Day speak of such an issue? We knew that girls were dropping out because they did not have access to affordable hygiene products. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गैस सब्सिडी छोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका लाभ बड़ी तादाद में ग्रामीण अंचल की महिलाओं को मिला। He implored all citizens that if you are receiving subsidies from, let's say, your LPG cylinder, can you afford to give it up? Then do give it up, because I need to help women from financially challenged backgrounds so that they have access to clean cooking fuel. 1 crore people gave it up, and today 80 million women have access thanks to that effort. वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सक्रिय बनाने में जिस तरह से बीते सालों में काम किया गया है, उसमें जनधन योजना मील का पत्थर साबित हुई है। Then when Jan Dhan Yojana began, the savings for women in savings accounts across the country was around 28%. Now it has jumped to 70%. 230 million women open their bank accounts. They transact digitally on financial issues. Apart from that, when Mudra was introduced, a collateral-free loan up to the value of 10 lakh rupees, it was not a gendered loan. And suddenly 70% of the 370 million loans that were serviced, we found women beneficiaries, which means that women somewhere in some rural background, in some village, in some small town, or in a poor home or a middle-level home, went to a bank with their business plan, were able to convince the bank manager of their business plan. वेस्टइंडीज ने भारत को पहले T20 मुकाबले में 4 रन से मात दी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। भारतीय टीम 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। टीम ने पहले मैच में चीन को 7-2 से हरा दिया। पूरे मैच में भारतीय टीम हावी रही और टीम ने पहले ही क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए, जिसमें 2 गोल हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए। इसके बाद के क्वार्टर्स में भी भारतीय टीम हावी दिखी और टीम ने 4 गोल और किए। चीन की ओर से मैच में 2 गोल दागे गए। भारत अब अपना अगला मुकाबला जापान के खिलाफ खेलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।